नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आज मेरे साथ हैं विधायक गणेश बंसल, जिनकी पहचान सिर्फ एक एमएलए के रूप में नहीं बल्कि एक बेबाक और कभी कभी विवादों में रहने वाले नेता के तौर पर भी रही है। राजनीति के इस दौर में जहां अधिकांश नेता पार्टी लाइन के दायरे में बंधे नजर आते हैं, वहीं निर्दलीय रहकर अपनी राह बनाना कोई आसान काम नहीं। मगर गणेश बंसल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसी वजह से वे चर्चा में भी रहते हैं और सवालों के घेरे में भी रहते हैं। तो आज हम जानेंगे विकास के दावे, विवादों की सच्चाई और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही। बंसल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार बालकृष्ण जी। सबसे पहले बात करें कि 2.5 साल का समय बीत चुका है और 2.5 साल का बाकी है। अब तक की 2.5 साल की आपकी यात्रा बतौर निर्दलीय विधायक कैसी रही? बालकृष्ण जी, मैं निर्दलीय विधायक जरूर हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा है और माननीय भजनलाल जी मेरी पूरी बात रखते हैं। तो आज मैं सत्ता के साथ हूँ, तो ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण यात्रा नहीं रही। मैं अच्छे से राजनीति कर रहा हूँ और जनता जनार्दन का पूरा साथ मेरे साथ है। जनता जनार्दन का पूरा साथ मिल रहा है। आपकी छवि बंसल जी एक बेबाक नेता की रही है। क्या माने कि ये आपका स्वभाव है या कुछ चुनावी रणनीति है? चुनावी रणनीति के तहत तो कोई काम नहीं किया जा सकता। बेबाक छवि ही आप मेरे मान सकते हैं, क्योंकि मेरी शुरू में आदत है कि मैं किसी से दबता नहीं हूँ। जो बात कहनी है वो मुंह पर कहता हूँ और सच्चाई से कहता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि आप जो भी बयान देते हैं वो स्वाभाविक नहीं होता। वो बयान जो हैं बाद में विवादों में आ जाते हैं। क्या ये जानबूझकर आप ऐसा करते हैं या हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं करता। जबकि आपके बयान कई बार मर्यादा की सीमा पार कर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई मर्यादा की सीमा पार नहीं किया। जहाँ तक आप किस विषय की बात कर रहे हैं? आपके कई बयान, जैसे अपन बात करें कि आपने एक अधिवक्ता को 16 दूनी 8 बोल दिया था और फिर आरोप ये लगा कि आपने मूल ओबीसी के वोटों को साधने के लिए ऐसा बयान जानबूझ करके दिया है और बाद में फिर आपके खिलाफ आंदोलन भी हुआ, फिर आपने सॉरी फील की, तब जा करके वो चैप्टर क्लोज हुआ। नहीं, वकीलों वाला मामला मेरे सभापति कार्यकाल का था। वो वकील जो था वो मेरा परिचित था, मित्र था। इस वजह से हमने कोई आपस में मजाक किया था, लेकिन उसने जातिगत भावना लेते हुए उसको यूं ही तूल पकड़ा दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके अलावा जो आप ओबीसी के वोट साधने की बात कर रहे हैं, तो जब मैंने बयान दिया था तो ओबीसी वर्ग के जो भी मूल ओबीसी, जिसे आप मूल ओबीसी के नाम से जाना जा सकता है, तो मूल ओबीसी के लोग इकट्ठे हुए थे। उनकी जो भावनाएं थी, उन भावना को ही मैंने जागृत किया था, क्योंकि उनका ये मत था कि जो हमारा आरक्षण था उसे ये एक जाति विशेष के लोग खा गए, राजनीति में उनको पीछे कर दिया। तो उनकी ये पीड़ा थी, मैंने उसी पीड़ा को आगे बढ़ाया था और उनकी पीड़ा सही भी है। इस मामले को मैंने विधानसभा में भी उठाया है कि मूल ओबीसी की जो है उसमें विभाजन होना चाहिए और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। विधायक, जब आपकी दोस्ती और आपकी अदावत की बात करें, पृष्ठभूमि में देखें तो आपके बहुत से जो दोस्त थे जिनके साथ आपका बड़ा स्नेह रहा आपका और वर्षों रहा, आज उनके साथ आपकी अदावत है। मसलन राजकुमार इसारिया आपके बड़े क्लोज रहे। इसमें और नाम लें तो राकेश मेहंदी रत्ता की बात अपन कर सकते हैं, और नाम लें तो पिछले दिनों डॉक्टर बत्रा की बात कर सकते हैं, इकबाल सिंह कोच की बात कर सकते हैं, देवेंद्र अग्रवाल की बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो आपके नज़दीक थे और आज आप उनके साथ खींचतान में लगे हुए हैं। तो ये ऐसा क्यों है? देखो बालकृष्ण जी, राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं है और कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। लेकिन ये तो कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है आपके? नहीं, राजनीतिक प्रतिनिधि क्यों नहीं है? राजकुमार इसारिया राजनीतिक प्रतिनिधि था, देवेंद्र अग्रवाल भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जहाँ तक इकबाल कोच है वो भी राजनीति में दूसरी पार्टी में है।
बाकी डॉक्टर बत्रा का कोई स्टेटस नहीं है जो मैं उसको नहीं, डॉक्टर बत्रा ने आपकी शैली की आलोचना की और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो आपके समक्ष बोलेगा या आपकी क्रिटिसाइज करेगा आप पैमाइश करवा देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैमाइश करना तो नगर पालिका का ने पैमाइश की है तो नगर पालिका का काम था। मैंने नगर पालिका को बाकायदा मेरी लेटर पैड पर लिख के सूचनाएं मांगी थी, तो नगर पालिका ने वो मुझे सूचना देने के उद्देश्य से वहाँ पैमाइश की थी। तो किसी के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करना वो गलत नहीं है। लेकिन विधायक जी, लोगों का बड़ा आपको प्यार मिला और इस तरह से ये शैली क्या आपके राजनीतिक भविष्य के लिए सही है कि लोगों को इस तरह से जो है डराना या इस तरह से पैमाइश करवाना, ऐसा आरोप आप पे लगता है? पैमाइश नहीं करवाई, जबकि मैंने आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि मैंने नगर परिषद से सूचना मांगी थी, बाकायदा मेरी लेटर पैड पर लिख के सूचना मांगी थी। नगर परिषद ने वो सूचनाएं देने के उद्देश्य से वहाँ पैमाइश की थी और पैमाइश करने के बाद में नगर परिषद ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया, जबकि डॉक्टर बत्रा माननीय न्यायालय की शरण में भी गए थे और माननीय न्यायालय से आज तक किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है, फिर भी नगर परिषद के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अगर मैं नगर परिषद को यूज करता तो क्या आज नगर परिषद को उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, जबकि डॉक्टर बत्रा का जो क्लिनिक बना हुआ है वो बिल्कुल गलत बना हुआ है, सेटबैक नहीं छोड़े हुए, एक मंजिल फालतू बनी हुई है, निर्माण स्वीकृति के अनुरूप उसका निर्माण नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो निर्माण यथावत है। तो ये आप नहीं कह सकते कि मैंने डॉक्टर बत्रा को दबाने के लिए उद्देश्य से कुछ किया। मैंने सिर्फ नगर परिषद से जानकारी मांगी थी और नगर परिषद ने जानकारी देने के उद्देश्य से ही पैमाइश की थी। विधायक जी, अपन एक बात करें, संदीप सोनी नामक व्यक्ति की बात करें। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत से लोग आपके नज़दीक थे। ये संदीप सोनी नाम का व्यक्ति, जिससे एक तरह से आपने ही पहले शुरुआत में बढ़ावा दिया, उसको पनाह दी, और जो आज आपके खिलाफ चल रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि उस व्यक्ति को विधायक गणेश बंसल ने पनपाया और आज वो इस तरह से है कि बहुत से लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। जैसे कल परसों एक अखबार में खबर भी छपी थी कि 9 याचिकाएं उसकी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं और प्रत्येक याचिका पर 5,000 रुपये की पेनल्टी उस पर लगाई गई है। तो आज आप उसके खिलाफ हैं, कभी वो आपका मित्र था। देखो बालकृष्ण जी, जब मैं पार्षद था उस समय वो हमारे साथ था। उस समय उसकी शैली ऐसी नहीं थी जो आज उसकी शैली ब्लैकमेलर की है, वो उस समय नहीं था। उस समय और ये कहा जाता है कि उस समय आपने उसको राजकुमार ईसाइया जी के खिलाफ इस्तेमाल किया। देखो, आदमी राजनीति करता है तो उसे हथियार चाहिए, तो उस समय हमें उसके हथियार की आवश्यकता थी। यानी आप स्वीकार करते हैं कि आपने बतौर हथियार उसको यूज किया, लेकिन जब हथियार उल्टे चलने लग जाएं तब उनको सेफ कस्टडी में भी करना पड़ता है। मान गए, आपकी साफ गोई को मान गए, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया, वेपन के रूप में उसको यूज किया था। ठीक है। और आज जो है वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। आज वो पूरे शहर के लिए मुश्किल है। आज जहाँ भी निर्माण चल रहा है, जहाँ भी कोई कार्य चल रहा है, तो हर कार्य नियमों के अनुरूप नहीं हो सकता, लेकिन वो सारा दिन लोगों को ब्लैकमेल करता है और पैसे ऐंठता है। यहाँ तक कि शहर की कुछ औरतों को भी उसने ब्लैकमेल किया। तो ये उसकी शैली जो है आज बिल्कुल एक ब्लैकमेलर की है। तो उसकी असली जगह जहाँ वो आज है वहीं ही होनी चाहिए। विधायक जी, विकास की बात करें, मतलब पिछले 2.5 साल में कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य है जो आपने करवाया हो? राज्य सरकार ने जो भी बजट दिया, जैसे अभी माननीय भजनलाल जी ने 325 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट के लिए दिए हैं, 200 करोड़ रुपए बाईपास के लिए दिए हैं। इसके अलावा पहले 23 करोड़ में SSW नहर का पुनर्निर्माण चल रहा है। जो भी राज्य सरकार से बजट मिल रहा है उसको बजट धरातल पर उतर रहा है। इसके अलावा नगर परिषद के द्वारा भी काम किए जा रहे हैं। नगर परिषद की वित्तीय स्थिति अभी फ़िलहाल कमज़ोर है, तो शीघ्र ही राज्य सरकार से कोई बजट लाकर शहर की
दशा सुधारी जाएगी। आपने बहुत सी चीज़ें गिनाई, उसमें एक रिवर फ्रंट की आपने बात करी है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपया, 350 करोड़ 350 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये रिवर फ्रंट की चर्चा भी बहुत है, इसमें थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि क्या होगा रिवर फ्रंट जब बनेगा तो। अभी जल संसाधन विभाग इसमें DPR बना रहा है, इसमें कुछ राशि GDC में खर्च होगी, जो मेन GDC सेम नाला बोलते हैं जिन्हें, और ये जो अपने हनुमानगढ़ में नाली है इसमें भी रिवर फ्रंट की कुछ राशि खर्च होगी, जो कि शहर के सौंदर्यकरण पर खर्च होगी। 350 करोड़ रुपए इस पे लगेगा। 350 करोड़ रुपए में कुछ GDC में लगेंगे, कुछ यहाँ लगेंगे। कुछ यहाँ लगेगा। कितने समय में बन जाएगी? अभी DPR बन रही है, अभी DPR बन रहा है। बनने के बाद में पूरा बताया जाएगा। जिस पार्क ने आपको, टाउन का जो सेंट्रल पार्क है, जिस पार्क को आपने चुनाव जिताया, उस पार्क की दुर्दशा है, लाइटें जलती नहीं है और उसके अंदर जो पेड़ पौधे लगे हैं वो भी एक तरह से सूखे हुए हैं। अब स्थिति ये है कि बाहर उन्होंने वो पार्किंग बना दी है और पार्किंग की भी जो है वो चार्ज किया जा रहा है, तो पूरे शहर में इस बात को लेकर के एक तरह से आलोचना हो रही है। पार्क पहले तो मैं चक्कर लगाता रहता था हफ्ते 15 दिन के बाद में, लेकिन अभी मैं 2 महीने से पार्क में नहीं गया, तो आपने बताया है तो मैं आज ही उसे चेक करके, शीघ्र ही ठेकेदार जो है उसको MOU दिया हुआ है तो उससे दुरुस्त कराया जाएगा। तो लाइटों की जहाँ तक व्यवस्था है तो मैं निकलता हूँ, लाइटें देखता हूँ तो लाइटें तो पूरी जल रही होती हैं। इसके अलावा जो आपने पार्किंग शुल्क का कहा है, इसके बारे में मैंने नगर परिषद के आयुक्त को कह दिया है कि ये पार्किंग शुल्क बंद करो। ये पार्किंग शुल्क नगर परिषद के द्वारा इसलिए लगाया गया था कि आम जनता के जो मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो रहे थे, तो उस चोरी को रोकने के उद्देश्य से ये पार्किंग शुल्क लगाया गया था। 10 रुपये नाम मात्र का शुल्क है, तो इससे अगर किसी का लाख रुपए का व्हीकल अगर सेफ होता है तो 10 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन अगर कहती है कि नहीं होना चाहिए, तो हम उसके लिए नगर परिषद को निर्देशित कर दिया गया है। तो इस महीने से हमारा प्रयास रहेगा कि ये टैक्स नहीं लगे, शुल्क नहीं वसूला जाए। विधायक जी, आपने कहा, आपने अभी अपनी उपलब्धियां गिनवाई, विकास करेगी गिनवाए, लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग भी फील्ड में ही रहते हैं। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि शहर की बहुत सी सड़कें टूट गई हैं। आप यहाँ देखेंगे गुरदीप शाहपिनी के उस शॉपिंग मॉल वाली सड़क पे देखेंगे, उसकी हालत जर्जर है। ये मुख्य बस स्टैंड है, इसकी सड़क जर्जर है। टाउन में बहुत सी सड़कें हैं जिनकी हालात ख़राब है, तो ऐसा क्यों, इसकी सार सवाल क्यों नहीं हो पाई? नहीं, जो आपने गुरदीप जी शाहपिनी के मकान के आगे बताई वो PWD की रोड है, वो PWD उसका निर्माण कर रही है। लेकिन आप विधायक हैं, नगर परिषद की बात नहीं है, वो नहीं, PWD भी आपके अंडर में है। बिल्कुल PWD अंडर में है। अभी युद्ध की वजह से जो बिटुमन लुक है वो महंगा हो रखा है, इस वजह से ठेकेदारों ने काम बंद कर रखा है। ठेकेदारों ने काम बंद कर रखा है। ये स्थिति चकज्वाला सिंह वाला रोड की भी है, वहाँ पर भी पत्थर कुटाई होके तैयार है, रोड लुक होनी बाकी है। लुक के दाम इस समय दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए ठेकेदार की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। शीघ्र ही ये शांति होते ही सड़कें निर्माण कर दी जाएंगी। अब आपका जनता के जुड़ाव की बात करें, पहले बहुत से विधायक थे जिनसे मिलने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती थी। आपका जनता के साथ कितना जुड़ाव है? क्या डायरेक्ट अप्रोच कर पाते हैं लोग बात? बिल्कुल, मैंने जो दबा कुचला पीड़ित व्यक्ति आपसे चुनाव के समय मैंने सभी से यही निवेदन किया था कि मेरे यहाँ किसी को बिचौलिए की ज़रूरत नहीं। आज भी मैं सुबह 7 बजे मेरे घर के दरवाजे खोल देता हूँ और जनता जनार्दन 7:30 बजे आना चालू हो जाती है। 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं जनता की पूरी सुनवाई करता हूँ। आम आदमी जो भी सीधा मेरे पास आता है मैं उसकी सीधी सुनवाई करता हूँ और सीधा उसके कार्य करने का प्रयास करता हूँ। तो वो जो भी व्यक्ति आता है उसकी मैं यथा योग्य आव भक्त भी करता हूँ। तो जनता से मेरा सीधा जुड़ाव है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है और न ही कोई बिचौलिए मेरे पास आ रहे हैं। सीधा जनता से समर्थन प्राप्त कर रहा हूँ। सन 2028 दिसंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अभी राजनीतिक हलकों में क्यासबाजी लगनी शुरू हो गई है कि गणेश जी भविष्य में कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सपोज करो आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो जनता की तो अपने एक आइडिया हैं, आप कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत के प्रति, यदि आज चुनाव हो जाए?
पहली बात तो बालकृष्ण जी, जो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं अभी आज चुनाव हो जाते हैं, तो आज ऐसे चुनाव होने की स्थिति नहीं है। फिर भी आपने सवाल किया है, तो आज के समय जो जनता मेरे साथ 2023 में थी, उससे जनता के साथ में मेरे साथ बढ़ोतरी हुई है, किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई। इसको आप विपक्ष वालों के जो ऑफिस है उनकी भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके पास कितना जनता का समर्थन है, और मेरे घर पर आने वालों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पास कितना समर्थन है। तो होली और दिवाली पर भी मैं जो स्नेह मिलन करता हूँ, उसमें भी आने वाली भीड़ आपको ये बता देगी कि मेरा पास जो समर्थन मेरे पास 2023 में था, उससे आज समर्थन बढ़ा है, घटा नहीं। आपने बात करी कि विपक्ष के लोगों को देख लो और मुझे देख लो तो फिर तुलना कर लो। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि आपने जो जीत हासिल की है वो हेर फेर करके की है, और मसला जो है कोर्ट में चल रहा है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, उन्होंने आपके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। जो अमित शाह ने याचिका लगाई है बालकृष्ण जी, उन्होंने पहले माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम स्टेज पर ही वो रिट याचिका खारिज होगी। हमने 7/11 की एप्लीकेशन लगाई। उस 7/11 में माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्णय पारित किया कि जो रिट पिटीशन में जो बिंदु होने चाहिए, जो उस रिट में नहीं थे, इस कारण से वो उन्होंने प्रथम स्टेज पर ही माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। तो आज जो अमित शाह मात्र अपनी कुंठा शांत करने के लिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ SLP दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसकी SLP दायर हुई है। 5/5/2026 को मेरे से जवाब मांगा गया है। हम जवाब फाइल करेंगे, देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हमें पूर्ण विश्वास है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, वही निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय पारित करेगी। मतलब वही निर्णय वहाँ कायम रहेगा। विधायक जी, जैसा कि राजनीति में होता है कि यदि कोई व्यक्ति बेबाक है, दबंग है, उस चीज़ का उसको राजनीतिक एडवांटेज भी मिलता है और कई चीज़ों का उसको नुकसान भी होता है। आपकी नज़र में क्या बेबाकी ज़रूरी है या पेशेंस, संयम ज़रूरी है? समय के अनुकूल दोनों चीज़ें चाहिए। तो आपकी गिनती दबे कुचलों में आ जाएगी, और अगर आप समय पर कोई आगे से बोलता है, आप सहम नहीं रखोगे, आगे से अपना आपा खो दोगे, तो वो भी राजनीति में गलत है। तो ये समय के को देखते हुए, बेबाकी भी समय को देखते हुए चाहिए और सहम भी समय को देखते हुए चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने समय देख करके इस गुण और अवगुण का? बिल्कुल, मैंने जो भी किया है वो मैंने समय देखते हुए और सही समय पर सही निर्णय लिया। मतलब आपने जो भी आज तक आपके विवाद इर्द गिर्द घूमते रहे, मतलब आपको परवाह नहीं है भी? कोई परवाह नहीं। आपने जो किया वो मैंने, उन्होंने जो आपने किसी को 16 जून 8 कहा तो कोई मेरे को किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है, कोई मेरे को ये इस बात का मलाल नहीं है। मैंने जो किया है वो सही किया है और जनता मेरे साथ है। कोई ऐसा फैसला विधायक जी जो आपने किया और बाद में आपको पश्चाताप हुआ कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है जिससे मेरे को मलाल हो या मैं अपने आप को गलत मानता हूँ। मैंने जो भी फैसला किया है वो सोच समझ के और सही समय पर सही फैसला किया है। मेरा अंतिम सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि लोग अंदाज़ा लगाते हैं, क्यास लगाते हैं कि अब आप कौन सी पार्टी में जाएंगे, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देंगे कि आप भाजपा में जाएंगे, आप कांग्रेस में जाएंगे, या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं? चुनाव तो क्यों नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे और दमदार तरीके से लड़ेंगे और पार्टी से लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी तो अभी नहीं बता सकता भी कौन सी से लड़ेंगे, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे, और अगर निर्दलीय भी लड़ना पड़ा तो निर्दलीय लड़ेंगे। मतलब चुनाव आप हर हालत में लड़ेंगे। तो आपके वैसे मित्र जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा हैं, कांग्रेस में ज़्यादा हैं? आपके एक तरह से गॉडफादर की बात कर लें, आपके संपर्कों की बात कर लें,
के भविष्य में आपका झुकाव जो है? गॉड फादर आज के समय में हमारा कोई नहीं है। हम जो खुद है वो सिर्फ जनता जनार्दन के दम पर है। तो जनता जनार्दन ने 2023 में जिताया और आगे भी जनता जनार्दन पर ही हम विश्वास करते हैं कि जनता जनार्दन साथ होगी तो पार्टी की टिकट कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर जनता जनार्दन साथ नहीं होगी तो पार्टी की टिकट भी नहीं जीत पाएगी। जैसे आप देख रहे हो 2023 में जो ये दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के थे वो टिकट होते हुए भी बड़े मतों से हारे हैं। तो मेरे पास बिना टिकट होते हुए भी मेरे जनता जनार्दन की टिकट थी, उससे मैं जीता हूँ। तो मैं जनता जनार्दन पर विश्वास करता हूँ और जनता जनार्दन मेरे लिए देवतुल्य है। विधायक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता जिसके साथ है चुनाव वही जीतेगा। पार्टी की टिकटें, पार्टी का सिंबल एक तरफ पड़ा रहता है। वो पहले वाले चुनाव की, आप अपने पहले चुनाव की बात कर रहे हैं तो हालात अलग थे, एंटी इनकम्बेंसी दोनों तरफ थी। एक जाति विशेष के खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया गया था, वो एक समय अलग था, अब एक समय अलग है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज भी मेरे साथ लोग हैं और मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। विधायक जी, नगर परिषद को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। राज्य सरकार बार बार एक्सटेंड करती जा रही है। आपकी दृष्टि से नगर परिषद के, नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, और जब चुनाव होंगे तो क्या हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, या आप अपना बोर्ड बनाएंगे? बालकृष्ण जी, अभी तो नगर परिषद के जो चुनाव है राज्य सरकार ने दिसंबर तक स्थगित कर दी है। दिसंबर में कराने की बातें चल रही हैं। और राज्य सरकार जब भी चुनाव कराएगी तो मेरे द्वारा माननीय भजनलाल जी को, माननीय मदन जी राठौड़ जी को और माननीय राजेंद्र जी राठौड़ जी को सभी से निवेदन कर दिए गए हैं कि अगर भाजपा का बोर्ड बनाना है तो आपको हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप हमें तवज्जो भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बांटने में नहीं दोगे तो हम अपना निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और निसंदेह जनता हमारे साथ है, हम निर्दलीय बोर्ड बनाएंगे। और अगर माननीय भजनलाल जी राठौड़ साहब अगर हमें टिकटें बांटने के लिए यदि करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से रहकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। विधायक जी, मतलब ये हुआ कि यदि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री आप पे भरोसा जताते हैं तभी आप भारतीय जनता पार्टी की सहायता करेंगे, अदरवाइज आप भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रखा है। मैं आज भी निर्दलीय हूँ। तो यदि आपकी बात को नहीं माना गया तो आप समर्थन वापस ले लेंगे? समर्थन वापस नहीं लेंगे, लेकिन हम नाराज हो जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मतलब भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अपना वर्चस्व रखने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे हम। और आपको उम्मीद है कि आपकी बात मानेगी? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है और हम निसंदेह अपना बोर्ड बनाएंगे निर्दलीय का। बिल्कुल निर्दलीय का बोर्ड बनाएंगे। बहरहाल ये थे बेबाक, स्पष्ट और अपने अंदाज में बात करने वाले विधायक गणेश बंसल। आज की बातचीत में विकास के दावे भी सामने आए और विवादों पर इनका पक्ष भी सामने आया। अब फैसला जनता को करना है, क्या आप इनके काम से संतुष्ट हैं और इनके काम क्या इनके बयानों से ज़्यादा बड़े हैं। मैं बालकृष्ण थरेजा, हनुमानगढ़ से।